जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी में। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। आइए मैं इस टॉपिक को शुरू करता हूं। हम लोग इस टॉपिक में जो आज हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके थे। उसी चीज को आज मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप लोग क्लास 9th में इस टॉपिक को नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि मैं टॉपिक को शुरू करने से पहले इस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी इंट्रोडक्शन है, मैं टोटल इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले आपके पास शेयर करूंगा। उसके बाद मैं टॉपिक में जाऊंगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं टॉपिक में चला गया तो आपको हो सकता है समझ में आए भी, समझ में नहीं भी आए। लेकिन अगर मैं इंट्रोडक्शन आपको पहले बता दूं तो ये गारंटी है कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएगी तो आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं समझा दूं और आपको समझ में ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबू गौर कीजिएगा। सबसे पहला बात, हम लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन बोले तो मूल बिंदु, और मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। बाबू कीजिए, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचे तो ये 4 पार्ट में बट गया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। इसका नाम बाबू रखा जाता है, इसका नाम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में लिखते हैं इसको प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। आइए बाबू चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ये 4 पार्ट में बट गया। एक को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश को पाद भी बोलते हैं, यानी इसको पढ़ सकते हैं प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। पाद बोले या चतुर्थांश बोले, दोनों का मतलब सेम ही है। आइए हम लोग एक बात याद रखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग याद रखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, और इसमें प्लस माइनस। ये प्लस प्लस क्या है, प्लस माइनस क्या है, तो बात समझिए। प्लस प्लस का मतलब हुआ इसमें एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, इसमें एक्स माइनस वाई प्लस, इसमें बाबू एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, इसमें बाबू एक्स प्लस वाई माइनस। नहीं समझ में आया? आइए इसे समझ। जैसे मान लो
एक बात, अगर मैं एक कोऑर्डिनेट लिखा, ए का कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई, तो हम लोग जानते हैं शुरू वाले को एक्स नियामक बोलते हैं यानी एक्स निर्देशांक, वाई वाले बाद वाले को वाई नियामक यानी वाई निर्देशांक। इसको क्या बोलते हैं बाबू? एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक। इसको बोलते हैं वाई निर्देशांक। शुरू वाले को एक्स निर्देशांक, वाई बाद वाले को वाई निर्देशांक। अच्छा, एक्स निर्देशांक बोले या एक्स नियामक बोले, बात एक ही है। वाई निर्देशांक बोले या वाई नियामक बोले, बात एक ही है। ध्यान दिएगा बात कि एक्स निर्देशांक को हम लोग एक नाम और जानते हैं, इसको हम लोग भुज भी बोलते हैं। भुज, एक्स नियामक को भुज भी बोलते हैं और वाई नियामक को कोटि भी बोलते हैं, यानी इसको कोटि के नाम से भी जाना जाता है। यानी एक्स निर्देशांक बोले या भुज बोले, ये कई बात है। वाई निर्देशांक बोले या कोटि बोले, ये कही बात। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है सवाल। आपको एक एग्जांपल देते हैं बाबू, सवाल किस प्रकार आता है। आपको एक पॉइंट दे देगा 3, -5 और आपसे पूछेगा इसका भुज बतलाइए और कोटि बतलाइए। इसका भुज बतलाइए और कोटि बतलाइए। तो हम लोग जानते हैं शुरू वाले को भुज बोलते हैं और बाद वाले को कोटि बोलते हैं। इसका भुज हो जाएगा 3, कोटि हो जाएगा -5। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे देगा आपको बाबू -6,2 और आपसे पूछेगा कि इसका भुज बतलाइए और कोटि बतलाइए। पहला भुज और फिर कोटि। हम लोग जानते हैं कि शुरू वाले को भुज बोलते हैं और बाद वाले को कोटि बोलते हैं। तो भुज हो जाएगा -6, कोटि हो जाएगा 2। कभी कभी क्या करेगा, एक पॉइंट ले लेगा आपसे, आपको एक पॉइंट दे देगा 5, और आपसे पूछेगा इसका एक्स निर्देशांक बतलाइए और वाई निर्देशांक बतलाइए। कैसे बतलाएंगे? इसको बोलेंगे एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक बोले तो शुरू वाले को बोलते हैं एक्स निर्देशांक। अगर वाई निर्देशांक पूछ दे, वाई निर्देशांक हम लोग याद रखेंगे बाबू, बाद वाले को बोलते हैं वाई निर्देशांक। शुरू वाले को एक्स निर्देशांक, बाद वाले को वाई निर्देशांक। अभी हम लोग क्या सीखे? शुरू वाले को बोलते हैं एक्स निर्देशांक, बाद वाले को बोलते हैं वाई निर्देशांक। निर्देशांक बोले नियामक बोले एक ही बात। शुरू वाले को भुज बोलते हैं, बाद वाले को कोटि बोलते हैं। आपसे एग्जाम में भुज और कोटि खूब पूछता है। पूछ दे इसका भुज बतलाइए, कोटि बतलाइए, एकदम जवाब पर रखेंगे। शुरू वाले को भुज बोलेंगे, बाद वाले को कोटि बोलेंगे। और क्या पूछेगा सो समझिए ध्यान से। आपसे करेगा क्या, एक कोई पॉइंट दे देगा 5, -2। दूसरा पॉइंट और ले लेते हैं 6, -6, -2। तीसरा पॉइंट -8, 2। चौथा पॉइंट 5, 6। और आपसे सवाल करेगा कि बताइए
ये जो पॉइंट ए है वह किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है। पाद बोले या चतुर्थांश बोले, दोनों का मतलब सेम है। तो अगर आपसे पूछे या किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख दे या 5000 लिख दे, यहाँ पे 2 लिख दे या 200 लिख दे, उससे कोई मतलब नहीं है। हम केवल उसका साइन देखेंगे, उसका साइन क्या है, केवल साइन देखना है, पॉजिटिव और निगेटिव। क्या साइन दिया हुआ है, साइन को देखकर हम बतला देंगे या किस क्वाड्रेंट में है, यानी किस चतुर्थांश में है। तो देखिए इसमें कहा 5, -2, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, यानी चतुर्थ पाद में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? आगे आइए, आगे सीखते हैं। पॉइंट बी किस चतुर्थांश में है बतलाइए। तो पॉइंट बी का साइन को देखिए, इसका साइन क्या है, माइनस, तो इसका भी माइनस। और दोनों माइनस माइनस कहां पे होता है, माइनस माइनस होता है तृतीय चतुर्थांश। आंसर क्या बोल देंगे, तृतीय चतुर्थांश। बोलिए बाबू आंसर इसका तृतीय चतुर्थांश। इसके बारे में आइए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट सी के बारे में बताइए आप, ये किस चतुर्थांश में है। क्या लिखा है, लिखा से मतलब नहीं है, केवल साइन से मतलब है, साइन से। पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में, द्वितीय क्वाड्रेंट में। यानी आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। चौथा पॉइंट बी के बारे में आप लोग बताइए, यह किस चतुर्थांश में है। क्या लिखा है, 5,6। 5 और 6 से मतलब नहीं है, मतलब है उसका साइन से, यानी पहला भी पॉजिटिव बाद वाला भी पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। समझ में आ गई होगी आपसे। क्लास 10th के एग्जाम में इस टॉपिक से, यानी अभी जितना हम समझाए इतना से ही कम से कम 5 नंबर आए। अगर इतना आपका टच है तो समझ लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 60% यहीं से पूछा जाएगा। इसीलिए इस चीज को आप बढ़िया तरीका से दिमाग में सेट कर लीजिए, नोट कीजिए। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में, और किस क्वेश्चन में किस प्रकार से स्टेप लेना है वो समझे। आइए सीखते हैं बाबू। सबसे पहला बात आपको करेगा क्या, यानी दूरी का फॉर्मूला पहले सीखेंगे। दूरी सूत्र, इसको हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। करेगा क्या, आपको 2 पॉइंट दे देगा, पॉइंट ए x1, y1, पॉइंट बी
x2 कोमा y2, दो पॉइंट दे करके आपसे पूछेगा कि ए से लेकर बी तक की दूरी निकालिए, यानी ए बी दूरी निकालिए। हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला आज रखेंगे दूरी निकालने का, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूला को यूज करना है और दूरी निकाल देना है। अच्छा, एक बात और गौर कर लीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखें या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला पूछता है, तो हो सकता है हम यहाँ लिखें x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन में ये ना दे करके ये दे दे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों का मतलब सेम है, वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दूसरा हम लोग सीखेंगे विभाजन फॉर्मूला, यानी विभाजन सूत्र। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला नंबर पर आता है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन गौर कीजिएगा, करेगा क्या, आपको दो पॉइंट दे देगा, मान लेते हैं x1 कोमा y1 और दूसरा पॉइंट x2 कोमा y2। ये दो पॉइंट दे करके आपसे पूछ बैठेगा कि ए बी लाइन पर कोई एक तीसरा पॉइंट है P, जो ए बी को m अनुपात n के अनुपात में डिवाइड करता है अंतर रूप से, यानी अंदर से। तो आप P का नियामक बतलाइए, यानी P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे बाबू, आइए से बस इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला, P का निर्देशांक, निर्देशांक को दर्शाने के लिए तीन लाइन बाबू, तीन लाइन खींचिएगा या तो लाइन ही नहीं खींचना है। जैसे मान लीजिए अभी हम लिखे थे ए का नियामक 5,2, ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे तीन लाइन से 5,2। कभी भी ए बराबर 5,2 नहीं दीजिएगा, ये गलत है। या तो ऐसे लिखिएगा या फिर ऐसे लिखिए, ठीक है, ऐसे पी का नियम लिखना है, एकदम क्रॉस कर लेना, वो क्रॉस करके लिखते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक बार में समझ में आएंगे, एकदम क्रॉस कर करके लिखेंगे m इंटू x2, यानी m x2 प्लस n x1, n x1, यानी इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, बट्टे m प्लस n कोमा, फिर अभी y के साथ my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। बस ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व। आगे सीखिए, इसमें दूसरा आता है बाय विभाजन। अगर बाय विभाजन का फॉर्मूला पूछे, ये था वो अंतर विभाजन, अगर बाय विभाजन का फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला तो यही होगा जो फॉर्मूला यहां पे लिखा है,
बस फर्क इतना होगा कि इसमें जहां जहां प्लस है इसमें वहां वहां माइनस हो जाएगा। यानी फॉर्मूला आपका हो जाएगा mx2 माइनस nx1 बट्टे m माइनस n कोमा my2 माइनस ny1 बट्टे m माइनस n। यानी ये फॉर्मूला यानी ध्यान रखेंगे अगर अंतः विभाजन बोले तो बीच में प्लस का साइन, अगर बाह्य विभाजन बोले तो बीच में माइनस का साइन। इसी में कभी कभी करता क्या है, एक बात याद रखिएगा, आपसे पूछ बैठेगा, आपको सबसे पहले दो पॉइंट दे देगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ए का नियामक कुछ बोल देगा, मान लेते हैं x1 y1, गौर कीजिएगा। बी का नियामक x2 y2 अगर आपको दे दिया और आपसे पूछेगा कि ए बी लाइन पर कोई एक तीसरा पॉइंट है पी जो ए बी को कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड करता है, वह रेशियो निकालिए। यानी आपसे पूछेगा कि पॉइंट पी ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो बताइए। तो अनुपात पूछे बाबू, तो अनुपात तो अभी हम लोग सीखे हैं, यह m अनुपात n के अनुपात में डिवाइड करता है। तो m और n लेकर के भी बनाएंगे ना तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा, लेकिन बहुत लेंदी जाएगा। तो हम करेंगे क्या, प्रयास करेंगे कि इसको थोड़ा इजी में सॉल्व कर दे। तो इजी में सॉल्व करने के लिए आप कीजिए क्या, m अनुपात n नहीं लेकर के हम यहाँ पे मान लेंगे कि बिंदु P जो है AB को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में इसको डिवाइड करता है, और यहां से लैम्डा का मान निकाल देंगे, आंसर खटाक आ जाएगा। ये हो गया बाबू। इसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मध्य बिंदु के बारे में। मध्य बिंदु गौर कीजिएगा, आपसे करेगा क्या, आपको दो पॉइंट दे देगा, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। ए के बारे में बोलेगा, इसका कुछ नियामक दिया रहेगा, मान लेते हैं कि x1 कोमा y1, इसका नियामक x2 कोमा y2। आपको ए और बी दोनों का कोऑर्डिनेट आपको पता रहेगा, और आपसे पूछेगा कि ए बी पर कोई एक तीसरा पॉइंट है पी, मान लेते हैं बाबू, तो ये पी जो है ना ए बी का मध्य बिंदु है, कि पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु बोले तो एकदम बीचों बीच है, तो आप पी का नियामक ज्ञात कीजिए, पी का नियामक ज्ञात कीजिए। तो हम बाबू याद रखेंगे पी का नियामक यानी मध्य बिंदु का नियामक हम लोग याद रखेंगे बाबू, मध्य बिंदु का नियामक, नियामक बोले या निर्देशांक बोले के बात, मध्य बिंदु का नियामक होगा बाबू एक छोटा सा फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बट्टे 2, x1 प्लस x2 बट्टे 2 और कोमा y1 प्लस y2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे, आप क्वेश्चन को डन कर देंगे। बस मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2। इसको बोलते हैं मध्य बिंदु का x नियामक, और इसको बोलते हैं मध्य बिंदु का y नियामक। जहां जहां जरूरत होगा मध्य बिंदु का x नियामक लेने का, वहां पे केवल इसको लेंगे।
जहां पे जरूरत पड़ेगा मध्य बिंदु का y नियामक लेने का, वहां पे केवल इसको लेंगे। लेकिन अगर मध्य बिंदु का नियामक बोल दे तो ये दोनों को लेंगे। उसी प्रकार इसमें भी अंतः विभाजन में अगर हमको अब लेना रहेगा P का x नियामक तो केवल इसको लिखेंगे, या P का y नियामक तो केवल इसको लिखेंगे। लेकिन अगर लिखना होगा P का नियामक तो दोनों को लिखेंगे। चलिए इसको पहले नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग सीखेंगे x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो क्या होगा, y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो क्या होगा। पर ध्यान दीजिएगा, एक बात हमेशा याद रखेंगे, पॉइंट नंबर 5, मान लीजिए कि x अक्ष पर कोई एक बिंदु रहेगा, x या y अक्ष पर कोई बिंदु की स्थिति। तो ध्यान दिया बात, x या y अक्ष पर कोई बिंदु की स्थिति, बात समझिएगा। ये बाबू आपका x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। हम लोग जानते हैं मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। दूसरी बात, x अक्ष पर कोई भी बिंदु ले लेंगे, मान लीजिए यहां पे कोई बिंदु लिए ए मान लेते हैं, तो x अक्ष पर x का तो नियामक होगा कुछ ना कुछ, लेकिन y का नियामक 0 होगा। कहने का मतलब x अक्ष पर y नियामक 0 होता है, x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। दूसरा, इधर भी अगर लेंगे तो मान लेते हैं पॉइंट बी लिए x अक्ष पर, तो x अक्ष पर x का नियामक होगा, इधर x नेगेटिव होता है, x का नियामक होगा लेकिन y का नियामक 0 होगा। यानी कहने का मतलब x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। क्वेश्चन में बहुत यूज होगा, इसको ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर कोई पॉइंट y अक्ष पर ले लिए, मान लीजिए पॉइंट यहां पे C ले लिए, तो y अक्ष पर x नियामक 0 होता है। y अक्ष पर y का नियामक होगा लेकिन x नियामक 0 होता है। अगर नीचे लेंगे तो नीचे तो y नेगेटिव होता है, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे D है, तो y अक्ष पर x नियामक 0 होता है और y नियामक कुछ होगा, मान लेते हैं -y। ये बात याद रखें, कुछ याद रहे ना रहे ये याद रखना है। x अक्ष पर y नियामक 0 होता है और y अक्ष पर x नियामक 0 होता है, बस। इसके बाद आइए सीखते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 थोड़ा समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए आपको ए बी और सी 3 पॉइंट दे दिया, ए का नियामक x1 y1, बी का नियामक x2 y2, सी का नियामक x3 y। और आपसे पूछ बैठेगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बतलाए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। हम लोग बाबू एक फॉर्मूला याद रखेंगे, त्रिभुज एबीसी
एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ ऑफ मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बस एक तो छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हनैले निकल जाए। इसके बाद आइए, आपसे बाबू क्या करेगा, 3 ठो बिंदु आपको दे देगा, बिंदु ए, बिंदु बी तो बिंदु सी, और आपसे बोलेगा कि प्रूफ करके दिखाइए ये तीनों बिंदुएं समरेखी हैं। एक मिनट यहां पे लिख लीजिए पॉइंट 7 में, समरेखी यानी समरेखी प्रूफ करने में क्या करेगा, आपको 3 बिंदु दे देगा, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। 3 बिंदु दे करके आपसे पूछेगा कि प्रूफ करके दिखाइए ये तीनों बिंदुएं समरेख है, समरेखी है। तो समरेख प्रूफ करने का तरीका, हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे और बीसी डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी डिस्टेंस और बीसी डिस्टेंस को निकाल करके दोनों को जोड़ेंगे, यदि उसका वैल्यू AC के बराबर आ गया तो बोलेंगे बिंदुएं समरेखी है। अगर बराबर नहीं आया तो साफ साफ बोल देंगे बिंदुएं समरेखी नहीं है। यानी कहने का मतलब AB प्लस BC, यानी AB निकालेंगे और BC निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद तो AC के बराबर आना चाहिए ना। अगर जोड़ने के बाद AC के बराबर आ गया तो बोल देंगे बिंदुएं समरेखी हैं। अगर AC के बराबर नहीं आया तो बिंदुएं समरेखी। इसी में एक बात और जान लीजिए, यदि AB प्लस BC किए और AC के बराबर आ गया, इसका मतलब बिंदुएं समरेखी हैं। समरेखी का मतलब एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है। और हम लोग जानते हैं कोई भी 3 बिंदु अगर एक ही लाइन पर हो तो इससे कभी भी त्रिभुज नहीं बन सकता है, इससे कभी भी त्रिभुज नहीं बन सकता है। त्रिभुज बनने के लिए बाबू 3 अलग अलग पॉइंट होना चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण होगा। देख लीजिए ना, त्रिभुज के लिए 3 अलग अलग पॉइंट चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होगा तो कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है। हम कहना ये चाह रहे हैं, यदि बिंदुएं समरेखी होगी, क्या कहना चाह रहे हैं बाबू, नोट कीजिएगा, यदि बिंदुएं समरेखी होगी, यदि बिंदुएं समरेखी होगी तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। यदि बिंदुएं समरेखी होंगी तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। नहीं लिखा है साहब से, लिख देते हैं, यदि बिंदुएं समरेखी होगी तो त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब, अगर आपको बोल दे कि प्रूफ करके दिखाइए 3 बिंदुएं संरेखी हैं, अगर 3 बिंदुएं संरेखी हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर प्रूफ करने बोले तो निकालेंगे ए बी प्लस बी सी और ए सी। यदि ए बी प्लस बी सी का मान अगर ए सी के बराबर आ गया तो बोल देंगे बिंदुएं संरेखी हैं। अगर बराबर नहीं आया तो बोल देंगे बिंदुएं संरेखी नहीं। लेकिन हम त्रिभुज का क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं। यदि हम बाबू, यदि हमको तीनों पॉइंट दे देगा और हम निकालेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यदि क्षेत्रफल 0 आ गया, क्षेत्रफल यदि 0 आ गया तो हम बोल देंगे बिंदुएं संरेखी हैं। अगर क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो साफ साफ बोल देंगे बिंदुएं संरेखी नहीं। दूसरी बात, कभी कभी क्या करेगा, आपको 3 पॉइंट दे देगा त्रिभुज का, ए बी और सी, तीनों पॉइंट का मान पता होगा। हो सकता है किसी एक पॉइंट में एक वैल्यू पता नहीं होगा और उसको निकालने बोलेगा, तो उस सिचुएशन में क्वेश्चन में बोलेगा कि बिंदुएं संरेखी हैं तो के का मान निकालिए, बिंदुएं संरेखी है तो x का मान निकालिए। तो वहां पे करेंगे क्या, यदि क्वेश्चन में लिखा देख लेंगे कि बिंदुएं संरेखी हैं तो हम वहां पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0 लेकर चलेंगे, अपने आप के का मान निकल जाएगा। सिखाएंगे क्वेश्चन में, आगे देखिए। ये समझ आपको आ गई होगी, एक आप इसको आप नोट कर लीजिए। कभी कभी क्या करेगा, आपको पॉइंट नंबर 8 याद रखिएगा, आपको त्रिभुज का तीनों शीर्ष दे देगा, ए बी और सी। ए का नियामक बोल देगा x1 y1 है, बी का नियामक x2 y2 है, सी का नियामक x3 y3 है। और आपसे पूछेगा कि गुरुत्व केंद्र का नियामक बतलाइए। गुरुत्व केंद्र बोले तो ये वाला केंद्र, यानी जी का मान निकालिए। तो बाबू, त्रिभुज का यदि तीनों शीर्ष पता हो और आपको गुरुत्व केंद्र का नियामक पूछ दे, गुरुत्व केंद्र का नियामक यदि निकालने बोल दे बाबू, तो कैसे निकालेंगे? गुरुत्व केंद्र का नियामक का फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, और दूसरा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। कितना इजी है फॉर्मूला। अगर त्रिभुज का तीनों शीर्ष आपको दे दे ए बी और सी, और आपसे पूछ दिया जाए कि गुरुत्व केंद्र का नियामक निकालिए, तो गुरुत्व केंद्र का नियामक का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा बाबू, इसके बाद हम लोग सीखेंगे त्रिभुज के बारे में।
थोड़ा ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज, त्रिभुज में सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आपसे करेगा क्या बाबू, एक त्रिभुज का तीनों शीर्ष आपको दे देगा, ए बी और सी, और आपसे पूछेगा कि प्रूफ करके दिखाइए ये समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। ये आपको तीन शीर्ष दे देगा और आपसे पूछेगा कि बतलाइए कौन सा त्रिभुज है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, समबाहु त्रिभुज का कंडीशन होता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा, अगर ये तीनों आपस में बराबर आ गया तो हम बोल देंगे कि ये समबाहु त्रिभुज का शीर्ष। दूसरा बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, थोड़ा ध्यान रखिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का कंडीशन क्या है, मान लीजिए कि आपको त्रिभुज का तीनों शीर्ष आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि प्रूफ कीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, या फिर आपको तीनों शीर्ष दे करके आपसे पूछेगा कि आप बतलाइए ये किस त्रिभुज का शीर्ष है। तो समबाहु त्रिभुज का कंडीशन होता है कोई भी दो भुजा अगर आपस में बराबर आ गया तो उसे बोल देंगे यह समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसे यदि ए बी बराबर ए सी आ गया, ये कंडीशन, ये भी हो गया तो बोल देंगे समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। या हो सकता है ए बी बराबर बी सी आ जाए तो भी बोल देंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। या हो सकता है ए सी बराबर बी सी आ जाए तो भी बोल देंगे समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष। ये तीनों प्रूव नहीं करना है, कहने का मतलब ये तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो उसको बोल देंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। समझ आई? यानी कहने का मतलब कोई भी दो भुजा यदि आपस में बराबर दिख जाएगा तो उसको बोल देंगे यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। उसके बाद आता है तीसरा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो गौर कीजिएगा, इसका फिगर कुछ ऐसे होता है। समद्विबाहु भी और समकोण भी। समद्विबाहु यानी दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया समद्विबाहु। समकोण अगर मैं दिखा दूं कि ये कोण 90 डिग्री, या फिर इसमें बाबू कंडीशन क्या दिखाना है, ए बी बराबर बी सी दिखा दे। यदि ए बी बराबर बी सी का दिखा दिए तो समद्विबाहु तो हो गया। अब क्या दिखाना है, समकोण। तो समकोण के लिए पाइथागोरस प्रमेय याद रखिएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC स्क्वायर। अगर मैं दिखा दूं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ये दोनों कंडीशन यदि हम दिखा दें तो प्रूफ हो जाएगा ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष। चौथा कंडीशन, कभी कभी क्या होगा, त्रिभुज का तीन शीर्ष आपको दे देगा ABC और पूछेगा ये कौन सा त्रिभुज है।
अगर मान लीजिए कि तीनों भुजाओं में से यानी ए बी भुजा, बीसी भुजा और एसी भुजा, यदि तीनों में से तीनों भुजाएं यदि आपस में इक्वल ना हो, आपस में इक्वल ना हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको? विषम बाहु त्रिभुज। नोट कर लीजिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। इसको नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद सीखेंगे चतुर्भुज का कंडीशन। चतुर्भुज में क्या क्या कंडीशन हो सकता है। पॉइंट नंबर 10, 9वां पॉइंट था त्रिभुज, 10वां पॉइंट चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर्भुज में पहला आता वर्ग। वर्ग कहते हैं किसको? सबको पता होगा, आइए जानते हैं फिगर से। ए बी सी और डी, ये वर्ग हो गया। अगर वर्ग प्रूफ करने बोलेगा तो हम दिखा देंगे वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होता है। यानी मैं दिखा दूं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अगर मैं दिखा दूं कि वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर है, और दूसरी बात इसका जो डायगोनल है विकर्ण, वर्ग का विकर्ण भी आपस में बराबर होता है। यानी मैं दिखा दूं AC बराबर BD। अगर ये दो कंडीशन यदि हम प्रूफ करके दिखा दें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दिया गया शीर्ष ABCD वर्ग के शीर्ष है। वर्ग प्रूफ करने का तरीका मैं दिखा दूं कि इसका चारों भुजा आपस में बराबर है, और दूसरी इसका विकर्ण भी आपस में बराबर है। अगर भुजा बराबर दिखा दे और विकर्ण बराबर दिखा दे तो ऐसा कंडीशन कहलाता है वर्ग का कंडीशन। दूसरा आता है आयत। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आयत का फिगर कुछ इस प्रकार होता है। आयत की यानी ए बी सी और डी, अगर आयत प्रूफ करने बोले तो हम लोग जानते हैं आयत की ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। यानी आयत का जो आमने सामने वाला भुजा जो होता है ना, वो आपस में बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। अगर मैं दिखा दूं कि आमने सामने वाली भुजा बराबर, और दूसरा कंडीशन इसका विकर्ण भी आपस में बराबर होता है, आयत का भी विकर्ण आपस में बराबर होता है, यानी AC बराबर BD। बाबू गौर कीजिएगा, यानी मैं दिखा दूं कि आमने सामने वाली भुजा आपस में बराबर है, और दूसरा उसका विकर्ण भी आपस में बराबर है, तो दी गई आकृति आयत की आकृति होगी। यानी इस प्रकार जो पॉइंट दिया रहेगा वह पॉइंट आयत का शीर्ष होगा। तीसरा कंडीशन होता है, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन नंबर 3, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, गौर कीजिएगा, समांतर चतुर्भुज किसको बोलेंगे? इसका फिगर कुछ इस प्रकार ड्रॉ होता है, A B C D। हम लोग जानते हैं
कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। यानी कहने का मतलब ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर डी सी। लेकिन समांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। ये देखने में ही छोटा लग रहा है, ये देखने में काफी बड़ा लग रहा है। यानी AC डज नॉट इक्वल टू BD। अगर ये कंडीशन आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। आप लोग गौर कीजिएगा, समांतर चतुर्भुज और आयत में कंडीशन मिलता जुलता है। आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हर तो बस इतना है कि आयत का विकर्ण भी आपस में बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। बस इतना ही डिफरेंस है। अगर विकर्ण बराबर हो गया तो उसको आयत बोल देंगे, विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो उसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो दिक्कत। चलिए इसके बाद कंडीशन आता है चौथा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज आप गौर कीजिएगा, समचतुर्भुज का भी फिगर इसी प्रकार बनता है। ए बी सी और डी, चारों शीर्ष दे दिया। हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का भी जो भुजा होता है सभी आपस में बराबर होता है। यानी AB की लंबाई, BC की लंबाई, CD की लंबाई और AD की लंबाई सभी आपस में बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। क्योंकि समचतुर्भुज का भी सभी भुजा आपस में बराबर होता है। और दूसरा कंडीशन, इसका विकर्ण आप लोग देख रहे होंगे ध्यान से, विकर्ण एक तो काफी छोटा है, एक तो काफी बड़ा है। यानी कहने का मतलब इसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। यानी AC डज नॉट इक्वल टू B। समचतुर्भुज का सभी भुजा आपस में बराबर होता है, लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। आप लोग गौर से देखिए, समचतुर्भुज और वर्ग दोनों में कंडीशन मिलता जुलता है। वर्ग का भी सभी भुजा आपस में बराबर होता है, समचतुर्भुज का भी सभी भुजा आपस में बराबर होता है। फर्क बस इतना है कि वर्ग का विकर्ण आपस में बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। अगर विकर्ण बराबर हो गया तो उसको वर्ग बोल देंगे, विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो उसको समचतुर्भुज बोल देंगे। बस इतना ही आपका इंट्रोडक्शन था। आपका इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया। आप लोग अगर इस क्लास को अच्छी तरह से कर लिए होंगे तो मैं गारंटी लेता हूं आपको 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 किसी में भी आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। जितना भी सवाल रहेगा सब यही इंट्रोडक्शन पार्ट से रहेगा। सारा कंडीशन आपको सिखा देंगे, एकदम इसी कंडीशन का फॉलो करना है और सभी क्वेश्चन को धर के रखना है। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद।